Hello everyone, I am Advocate Joydeep Singh and welcome to JD Judicial Classes. So today is my 5th lecture और हमने अपने 4th लेक्चर में कवर किया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। और आज का टॉपिक होगा हमारा एफआईआर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी और एफआईआर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दैट इज एफआईआर कब हो सकती है, किन किन केसेस में होगी, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे कि जीरो एफआईआर क्या होती है, क्या एक छोटा बच्चा भी एफआईआर करा सकता है, अगर एफआईआर कराने में कुछ डिले हो जाए तो क्या होगा। इसमें हम केस लॉ भी पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है, कि एविडेंस में उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्रॉस एफआईआर क्या होता है, मल्टीपल एफआईआर क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पुलिस ऑफिसर के पास आप एफआईआर कराने गए तो उसको वो एफआईआर लेनी कंपलसरी है या नहीं। और इसी में हम जजमेंट भी पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है। और लास्टली हम ये भी जानेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर नहीं ली तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप कहां जा सकते हैं, क्या रेमेडी ले सकते हैं। सो आज हम एफआईआर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसको जरूर एंड तक सुनिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस मिल सके। सो टॉपिक को समझने के लिए हम इस तरीके से देखेंगे कि आपके समाज में दो तरह के ऑफेंसेस हुए। दैट इज, एक हुआ थोड़ा सीरियस नेचर का, दैट इज फॉर एग्जांपल मर्डर, और एक ऑफेंस हुआ थोड़ा कम सीरियस, दैट इज किसी ने किसी को धमकी दी, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सो जैसे ये दोनों ऑफेंसेस पुलिस स्टेशन में ये मैटर जाएगा, सो पुलिस ऑफिसर अपना सीआरपीसी की किताब के फर्स्ट शेड्यूल में चेक करेगा और उसमें देखेगा कि जो मर्डर हुआ वो फर्स्ट शेड्यूल के 4th कॉलम में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सो अब वो एफआईआर रजिस्टर उठाएगा और एफआईआर दर्ज करेगा, दैट इज सेक्शन 154। वैसे ही जो दूसरा ऑफेंस, दैट इज किसी ने किसी को धमकी दी, सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, वो शेड्यूल में चेक करेगा, 4th कॉलम में वो लिखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो अब वो एनसीआर रजिस्टर खोलेगा, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, और अब सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी में आप देखोगे एनसीआर, और इसके लिए अब आप पढ़ोगे सेक्शन 155। सो एफआईआर के लिए सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी पढ़ोगे और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए आप सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी पढ़ोगे। और इन एडिशन टू दिस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। सो अब हम पढ़ेंगे एफआईआर जो कि 154 में पुलिस ऑफिसर ने दर्ज करी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। सो नाम से ही आप समझ जाओगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को मिली है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस में पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। एंड ऑल्सो इट इज द इंटीमेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट दैट इज हेल्ड इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मुकेश 2013। सो ये एक इंटीमेशन है। सो इसी के बाद सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करेगा। सो अब आप सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी पढ़िए। सो उसमें लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, दैट इज वो मर्डर वाले केस में, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने A4 शीट में सारी वारदात लिख के दी पुलिस ऑफिसर को, या पुलिस ऑफिसर को बताई और उसने नोट डाउन करी और आपसे साइन लिए और उसकी कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी। सो ये है सारा प्रोसेस कि आप प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे। सो इसी केस में अगर यही क्राइम, जो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं मर्डर का, मान लो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, दैट इज रेप, और एनी अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, एग्जांपल 376 और 354, उन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है जो आपकी एफआईआर नोट डाउन कर रहा है वो एक महिला होनी चाहिए, ताकि विक्टिम कंफर्टेबली सारा इंसिडेंट वुमेन पुलिस ऑफिसर को बता सके, समझा सके। और अगर वो विक्टिम टेम्परेली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल हुई है तो उस विक्टिम के घर पे जाके कुछ नॉलेजेबल पर्संस के आगे आप मामला दर्ज करेंगे और साथ ही साथ वीडियोग्राफ भी करेंगे, और साथ ही साथ 164 क्लॉज 5A में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। वो इसलिए है ताकि आगे चल के एक्यूज्ड विक्टिम को डरा के स्टेटमेंट बदल ना दे। सो ये होता है सेक्शन 154 एफआईआर।
और जो सेक्शन 154 क्लॉज 3 में है वो हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज कि अगर आपका पुलिस ऑफिसर एफआईआर ना ले तो आप क्या करेंगे, वो मैं आपको लेक्चर के एंड में जो टॉपिक है उसमें समझाऊंगा। सो वैसे ही सेक्शन 155 है कि दैट इज किसी ने किसी को धमकी दी तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होगा। सो उसमें भी जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास मैटर आया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, दैट इज जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसमें टेरिटोरियल लिमिटेशन दे दी है। सो वो मैटर को एंटर करेगी पुलिस ऑफिसर, सब्सटेंस को पूरे को एक बुक में जिसे हम बोलेंगे एनसीआर डायरी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सो सेकंड क्लॉज में क्या लिखा है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक ऑर्डर ना हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। और सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि जब परमिशन मिल जाएगी, सो सेम जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मैटर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वैसे ही यहां भी चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मींस जो अरेस्ट की लिमिटेशन है वो अभी भी लागू रहेगी। और फोर्थ क्लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एंटायर केस कॉग्निजेबल हो जाएगा। सो अब हम जान चुके हैं कि एफआईआर क्या है और एफआईआर किन किन चीजों में होती है। सो अब हम एफआईआर से रिलेटेड ही सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज 0 नंबर एफआईआर क्या होता है। सो मान लो कि कोई ऑफेंस हुआ प्रेमनगर में, सो उस व्यक्ति को प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था, बट वो गलती से विकास नगर पुलिस स्टेशन के थाने में चला गया। सो जब वो गया तो पुलिस ऑफिसर उसको प्रेमनगर भेजने के बजाय, दैट इज मे बी उस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज ना हो किसी चीज की, सो वो परेशान ना हो, सो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी लेकिन उसमें कोई नंबर नहीं लिखेगी, उसको 0 नंबर एफआईआर बोलेंगे। सो वो पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर को प्रॉपर पुलिस स्टेशन दैट इज प्रेमनगर के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेगी। सो प्रेमनगर के पुलिस स्टेशन में वहां पे उसे एफआईआर नंबर दिया जाएगा। हर एक एफआईआर का एक एफआईआर नंबर होता है जो कि एडवोकेट्स अगर किसी भी केस का स्टेटस जानने के लिए कोर्ट की वेबसाइट में इजीली एफआईआर नंबर लिख के केस का स्टेटस जान सकते हैं। सो इसका मतलब होता है 0 नंबर एफआईआर। सो हमारा अगला टॉपिक है कि क्या एक बच्चा एफआईआर करवा सकता है। दैट इज मान लो फॉर एग्जाम्पल एक परिवार में हस्बैंड वाइफ और उसका 4 साल का बच्चा रहता है। रात को एक्यूज चोरी करने के लिए घर पर आया और उसने हस्बैंड और वाइफ को मार दिया बच्चे के सामने और बच्चा किसी तरीके से बच गया। सो पुलिस ऑफिसर बच्चे के बयान के बेसिस में एफआईआर दर्ज करा सकता है। यही चीज समझने के लिए आप सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़िए जिसमें लिखा है हु मे टेस्टिफाई। उसमें पहली ही लाइन में लिखा है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस उसे समझ नहीं आ रहा है उसकी एज की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। सो इसका आंसर यही है कि एक बच्चा भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि एफआईआर अगर कराने में डिले हो गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एफआईआर कराने में अगर डिले हो गया तो कोर्ट एक शक की नजरों से देख सकता है और वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि क्यों देर हुई, और अगर आप वो एक्सप्लेनेशन समझा सके तो ठीक है, वरना कोर्ट डाउट कर सकता है। सो इसी में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह एंड अदर्स 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें बोला गया कि रेप केसेस में या किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर डिले हुआ इन लॉजिंग द एफआईआर, सो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड, बिकॉज इसमें एक फियर का एलिमेंट होता है, एक रेपुटेशन होती है, लड़की बहुत डरी हुई होती है तो वो खुलकर नहीं बाहर आ पाती, नहीं बता पाती। सो इसमें जो एफआईआर कराने में डिले हुआ दैट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड, सो उसमें डिले का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो अब हम जानेंगे कि एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है। सो ये टॉपिक मैं आपको एविडेंस एक्ट की क्लासेस में ढंग से समझाऊंगा, बट जनरली सेक्शन 156 एविडेंस एक्ट में एज अ कॉरोबोरेशन यूज हो सकती है, या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए सेक्शन 153 ऑफ एविडेंस एक्ट, या रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए भी सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन के लिए भी एफआईआर का यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ एविडेंटरी वैल्यू है एफआईआर की कि एफआईआर को एविडेंस के रूप में कहां हम यूज कर सकते हैं। सो क्रॉस एफआईआर क्या होती है कि मान लो 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई, सो दोनों ने सेम इंसिडेंट में अलग अलग एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस एफआईआर, जिसमें कि 2 इन्वेस्टिगेशन हो सकती है लेकिन जो ट्रायल है वो क्लब कर सकता है कोर्ट। सो इसे बोलते हैं हम क्रॉस एफआईआर, दैट इज दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करा दिया और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मल्टीपल एफआईआर क्या होती है
कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ मान लो प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर सेम इंसिडेंट में दर्ज हो गया और देहरादून में या किसी और जगह में सेम ही इंसिडेंट में 3 एफआईआर दर्ज हो गई। सो उसके लिए वो व्यक्ति सेक्शन 482 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा सकता है फॉर क्वैशिंग डाउन सब्सिक्वेंट एफआईआर। सो ये है मल्टीपल एफआईआर का मतलब। सो मान लो आप पुलिस स्टेशन गए और आपने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ऑफिसर को बोला। सो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है एफआईआर दर्ज करना या नहीं। सो इसका आंसर हम एक लैंडमार्क जजमेंट में पढ़ेंगे, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 5 जजेस बेंच जिसमें बैठी थी 12 नवंबर 2013 को ये जजमेंट हुई थी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस पी सच शिवम थे। सो इसमें बोला गया था कि एफआईआर लेनी कंपलसरी है। वो सही है या गलत है, वो फॉल्स है, वो आगे की बात है, वो आगे का प्रोसीजर है, वो आप लेटर ऑन एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफआईआर दर्ज करें। इसमें यह भी बोला गया था कि अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, सो वो पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि आखिर ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं। सो उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। और इसमें कुछ केसेस भी कोर्ट ने मेंशन करे थे जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, दैट इज मैट्रिमोनियल केसेस में, ताकि हस्बैंड वाइफ का कॉम्प्रोमाइज करा सके, एफआईआर दर्ज ना करें। और साथ ही साथ जैसे कि करप्शन चार्जेस में किसी को झूठा भी फंसाया जा सकता है कि मान लो कोई नेता है, सो उसमें भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले पुलिस ऑफिसर कर सकती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करें। इसी में हमारा लास्ट टॉपिक कि अगर वो पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर ना दर्ज करे तो आप क्या कर सकते। सो इसमें आप सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ेंगे कि आप बाय पोस्ट भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में अपना मैटर भेज सकते हैं, और अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो ऑफ कोर्स आपके मैटर को कंसिडर किया जाएगा। सो वो खुद या किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं। आप उसी टाइम एसपी ऑफिस में जाके जो भी आपने रिटर्न में अपने खिलाफ जो हुआ है वो लिखो A4 शीट में, और वो आप एसपी ऑफिस में जाके दीजिए वो कॉपी को। और मान लो अगर तब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आप सेक्शन 156 क्लॉज 3 जिसे हम बोलते हैं 156(3) में आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि क्यों एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो 156(3) में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का। सो पुलिस ऑफिसर को मजबूरन इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो मान लो तब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब आप डायरेक्ट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट, जिसके बाद आपके कंप्लेंट प्रोसीजर स्टार्ट होगा सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। अगर मान लो आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं बची तो ऑफ कोर्स आप सेक्शन 482 में टू द हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर्स में जा सकते हैं और अपना मैटर वहां बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है इन्वेस्टिगेशन कराना। लेकिन आप वहां तभी जा सकते हैं जब आपकी सारी ऑल्टरनेटिव रेमेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। सो इस लेक्चर को जरूर सुनिए और साथ ही साथ बेयर एक्ट को जरूर पढ़िए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।